साथियों नमस्कार। मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चैरिटेबल ट्रस्ट व इंस्टीट्यूशन पर हमारी सीरीज चल रही है। आज की सीरीज में हम लोग फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट व इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनका हम आज अध्ययन करेंगे कि वो हमको किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे। जो हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो अमेंडमेंट किस प्रकार से अफेक्ट करेंगे। तो साथियों, आगे चलते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 के माध्यम से गवर्नमेंट ने चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस में के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। यानी कि हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो 1023C में अप्रूव्ड हो, उन सारे ही इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जिस्टिंग में अभी तक मतलब क्या प्रावधान थे, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता था। अभी तक स्थिति ये होती थी कि सेक्शन 12 में जो रजिस्ट्रेशन होता था वो हमेशा के लिए होता था। उस रजिस्ट्रेशन को हमको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं होती थी। एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो आपका लाइफ टाइम अलग होता था। इसी प्रकार से सेक्शन 1023C में जो अप्रूवल होता था वो भी हमेशा लाइफ टाइम के लिए होता था, उसको भी कोई रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसी प्रकार सेक्शन 80G का भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो भी हमेशा लाइफ टाइम के लिए होता था, उसको भी रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं होती थी। गवर्नमेंट ने इस बार जो परिवर्तन किया है उसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा ये रही है कि अभी तक जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं, उसमें से जो भी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हैं उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिससे ये पता लगाया जा सके कि हमारे पास कितने ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इस बार ये अमेंडमेंट लेके आई कि जितने भी हमारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाए। जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा तो गवर्नमेंट के पास आंकड़ा आ जाएगा कि हमारे पास कितने ट्रस्ट जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड हैं या 1023C में अप्रूवल है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन निर्धारित की है, एक तारीख निर्धारित की है जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। यानी कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड है या 1023C में अप्रूवल है, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पीरियड दिया गया है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक का, इस पीरियड के अंतर्गत अपने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा। अगर आपने इस पीरियड के अंदर अप्लाई नहीं किया तो आपका डी रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो पीरियड गवर्नमेंट ने दिया है 3 महीने का, इसमें अपने जो भी लीगल काउंसिल हैं, जो भी आपके वकील या सीए हैं, उनके पास पेपर लेकर जाएँ और अपने सारे ट्रस्टों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने हालांकि अभी तक कोई फॉर्म नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द इसका फॉर्म जो है नोटिफाई हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स इंडिया के जो इसके वेबसाइट है उस पोर्टल पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसमें कोई भी ज़्यादा पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई अधिकारी कोई ज़्यादा पूछताछ करेगा। आपको ये क्या नाम है सिंपल फॉर्म भरना होगा, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, इंस्टीट्यूशन का नाम, एड्रेस, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपको उस फॉर्म में भर के देनी होंगी। उस फॉर्म में भरने के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट हो जाएगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने परिवर्तन ये कर दिया है, अभी तक तो सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए होता था, लेकिन इस फाइनेंस एक्ट में ये परिवर्तन कर दिया है कि अब आपको जो भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 5 साल तक वैलिड होगा। 5 साल की समाप्ति पर आपको उसका रिन्यूअल दोबारा से कराना पड़ेगा। इसके पीछे भी उद्देश्य गवर्नमेंट का ये लगता है कि अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको जो है कोई भी रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं थी। तो इसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जो गवर्नमेंट के नियमों को फॉलो अप नहीं कर रहे थे और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोला हुआ, लेकिन उसमें अदर एक्टिविटी भी वो लोग कर रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब इनका रिन्यूअल 5 साल में होगा तो इनकी डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी। जब आप प्रिंसिपल कमिश्नर के सामने जाएंगे
रिन्यूअल कराने के लिए, तो उसमें वो आपसे ऑडिटेड बैलेंस शीट भी मांगेगा, आपने कौन कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटी करी है उनकी डिटेल मांगेगा, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जिससे कि अपने आप को संतुष्ट कर सके कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट जेन्युइन है और उसकी एक्टिविटी जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके अनुसार ही ये चैरिटेबल ट्रस्ट वर्क कर रहा है। इसकी जो समय सीमा उन्होंने निर्धारित की है 6 मंथ बिफोर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, यानी कि आपको 4.5 साल से पहले, जब हमारे 5 साल ख़त्म होंगे उससे 6 महीने पहले आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। फिर उसमें आपको डिटेल्ड स्क्रूटनी से गुजरना होगा। उस स्क्रूटनी के करने के बाद ही आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेक्शन 80G में भी जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हैं उनको भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसकी डेट भी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के बीच में निर्धारित की गई है। आपको अपना ऑनलाइन पोर्टल पर अगर 80G के लिए भी दोबारा करना होगा। जो प्रोसेस मैंने आपको 12AA के लिए बताया था वही प्रोसेस 80G के लिए भी है इसमें, लेकिन इसमें एक परिवर्तन और कर दिया है। आज की डेट में क्या है कि 80G जिस इंस्टीट्यूशन पे होता है और वो सामने वाला व्यक्ति जिसने उसको डोनेशन दिया है उसको रसीद काट कर देता है, उस रसीद के आधार पर उस व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में उसका बेनिफिट मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80G में। इसमें भी तमाम घपलेबाजी हो रही थी। बहुत से ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रसीद काट देते थे, उसके आधार पर जिस व्यक्ति ने डोनेशन दिया है वो उसका डिडक्शन ले लेता था और ये लोग जो है उसको अपनी रिसीट में शामिल नहीं करते थे। इस बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एक ऐसा फॉर्म, जो अभी जारी नहीं हुआ है लेकिन ऐसा फॉर्म लाने जा रही है जिसमें हर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को जितना भी पैसा डोनेशन लिया है जिसमें 80G है उनको एक अपने फॉर्मेट में उनको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, जो हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में दाखिल करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर। उस स्टेटमेंट में डोनर का नाम, उसका एड्रेस, उसका डोनर का पैन नंबर और जो अमाउंट डोनेट की गई है उस रकम का उल्लेख होगा, और फिर वो ऑनलाइन पोर्टल पर वो स्टेटमेंट अपलोड होगा। उस अपलोड में होने के बाद जिस व्यक्ति ने डोनेशन दिया यानी जो डोनर हैं उसके अकाउंट में वो रकम रिफ्लेक्ट होगी, उसी के आधार पर उस व्यक्ति को डिडक्शन मिलेगा। जैसे आज की डेट में फॉर्म नंबर 26AS है। अगर कोई बैंक में हमने FD कराई है और उस FD पे बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है तो उस पर वो हमारा TDS काट लेता है। उस TDS को काटने का बैंक TDS का रिटर्न दाखिल करता है। उस रिटर्न दाखिल करने के आधार पर वो TDS हमारे 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। उसी के आधार पर हमको उस TDS का क्रेडिट अलाउ होता है। उसी लाइन पे, उसी सिमिलर लाइन पे गवर्नमेंट ने इसको 80G वाले सेक्शन को भी कर दिया है। अगर डोनर के ऑनलाइन पोर्टल पर अगर उसका अमाउंट बोलेगा तभी उसको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो उसको डोनर को चैरिटेबल ट्रस्ट से बोलना पड़ेगा। अगर किसी डोनर ने पेमेंट दिया है और उसका पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको चैरिटेबल ट्रस्ट से बोलना पड़ेगा कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज करिए, आपने इस रिटर्न में कोई ना कोई गलती कर दी है, या तो उसका पिन नंबर आपने गलत डाल दिया है या आपने फीडिंग नहीं करी है। तो जब वो अपना रिटर्न रिवाइज कर लेगा तो उसके बाद वो उसके स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होगा, उसी के आधार पर उसको 80G में डिडक्शन का लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये जो अमेंडमेंट हुआ है जिसके साइलेंट फीचर्स थे, आपको जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं मेरा सभी से निवेदन है कि आप समय रहते हुए इन सारे कार्यों को करें। और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय है। आज हम जो है 23 अगस्त में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1 अक्टूबर भी आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 महीने का समय बचा है। तो जैसे ही 1 अक्टूबर आए आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करा दें, जिससे कि आपको री रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है 31 दिसंबर तक तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश करी है कि जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उन सबको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट के पास उनके सारे आंकड़े रहें, सारी सूचनाएँ रहें और कोई भी ट्रस्ट कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी होगी, एक और है कि जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो नए फॉर्म हुए हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक आमूल परिवर्तन किया है। अभी तक ये होता था कि कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन नया जो फॉर्म हुआ है उसको कम से कम 3 साल तक अपनी एक्टिविटी कैरिड आउट करनी होती थी, उसके बाद ही वो सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होता था। इससे उन सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो जेन्युइन इंस्टीट्यूशन थे, उनको समस्या आती थी।
जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कोई कॉलेज स्टार्ट करने के उसमें है, कोई कॉलेज स्टार्ट करना है या कोई हॉस्पिटल स्टार्ट करना है, उसके लिए उसको कॉर्पोरेट डोनेशन का भुगतान मिलता था। तो जब तक उसका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं था तो कॉर्पोरेट डोनेशन एग्जाम्प्ट नहीं होता है। जब तक हमारा ट्रस्ट सेक्शन 12W में रजिस्टर नहीं होता है तो कॉर्पोरेट डोनेशन हमारे यहाँ पे टैक्सेबल होता है, और जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कॉर्पोरेट डोनेशन सेक्शन 11 में एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके सामने समस्या थी कि वो अपने हॉस्पिटल का या स्कूल का काम किस प्रकार से करें और किस प्रकार से डोनेशन लें। तो इस समस्या को भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा और इसमें ये परिवर्तन कर दिया कि जो भी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो नए बने हैं अभी, तो वो इंस्टीट्यूशंस नए बनते ही सेक्शन 12W के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। उनको अपना पैन कार्ड लगाना होगा, ट्रस्ट डीड लगानी होगी, जितनी भी उनके क्या नाम फाउंडर है, ट्रस्टी है, मैनेजर है, उन सबकी लिस्ट लगानी होगी, उन सबके आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने होंगे और वो उनका फॉर्म नंबर 10A में ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोविजनल बेसिस पर रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, यानी कि उनको अप्लाई करने के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा जो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। 3 साल के बाद फिर उनको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा जो उनको फिर परमानेंट नेचर का होगा। फिर उनको उस रजिस्ट्रेशन को 5 साल के बाद रिन्यू कराना होगा। इसमें प्रोविज़न ये है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में कि जिस दिन उसने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है उसके विदिन 6 मंथ या तो उनकी चैरिटेबल एक्टिविटी कैरिड आउट हो गई हो या 3 साल हो गए, जो भी इनमें से पहले आ जाए, उसके बाद फिर उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे, जब उसको सुनवाई होगी तो फिर उन इंस्टीट्यूशन को जो भी स्क्रूटनी है उससे गुजरना होगा। उस दौरान उनको सारी बातें बतानी होंगी कि उनके ऑब्जेक्ट क्या थे, उन्होंने किन किन एक्टिविटी को कैरी आउट किया है, उनके एक्टिविटी चैरिटेबल है या नहीं है। अगर इस बात से प्रिंसिपल कमिश्नर सेटिस्फाइड होता है तो उनको फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और फिर इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी। हर 5 साल में इनके जो भी हमारे ट्रस्ट हैं उन ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता रहेगा। तो साथियों, आज की जो वीडियो थी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के लिए। उन सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अपने इंस्टीट्यूशन का रिन्यूअल समय रहते कराना है, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और उनके ऊपर एग्रीगेटेड टैक्स अंडर सेक्शन 115 TD की लायबिलिटी आ सकती है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज लायबिलिटी है। उसमें उनको बहुत बड़े टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी प्रकार की आपके लिए लेटेस्ट जानकारी लाता रहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।